Students, so in our today's class we will study about the properties of base pairing. बेटा बहुत कम है properties, base pairing की property तो बहुत कम है, एक दो लाइन में आपको समझा दूंगी. देयर आफ्टर वी विल गो विद डीएनए के फीचर्स को मेन देखेंगे एंड हाउ द डीएनए गेट पैक्ड. ठीक है ना, डीएनए कैसे पैक होता है. 2-3 टॉपिक्स को मैं आज लूँगी आप लोगों के पार्ट में. ओके बेटा. सो सबसे पहले तो जाते हैं बेस पेयरिंग. बेस पेयरिंग मैंने आप लोगों को समझाई थी ना, क्या होती है बेस पेयरिंग. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. क्या बोला था, ए किससे, ATGC ये बोला था ना, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड बोला था. यही आपकी क्या है बेटा, बेस पेयरिंग है. ठीक है ना, इसको बेस पेयर. तो ये बेस पेयरिंग क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि मैं बोलती हूँ कि जब हमें एक स्ट्रैंड माना कि दी हुई है, ठीक है, तो उसके पैरेलल जो दूसरी स्ट्रैंड चलती है ना बेटा, उसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहेंगे. और कहीं पे रही सही कसर रह जाती है तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है क्या, ये मैसेंजर आरएनए है. क्या है, मैसेंजर आरएनए. जो क्या करता है, इस चीज को समझो बेटा. जिस दिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना यहाँ की क्या है डीएनए आरएनए का, एक्चुअल में इन दोनों का गेम चलता क्या है, उस दिन आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर. एक स्ट्रैंड ऑलरेडी है ना, एक स्ट्रैंड है, ठीक है. तो हमने बोला मैसेंजर आरएनए है. क्यों भाई, मैसेंजर आरएनए का रोल क्या है, यही तो है मैसेंजर आरएनए का, कि भैया इसी के जो है बिल्कुल इसके बेस पेयर को पढ़ते हुए क्या है, एक दूसरी उसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री साथ में चलते हुए, ठीक है ना, उसके साथ में चलते हुए एक उसकी कॉपी बनाएगी, नकल बनाएगी. अब उसका एक सीक्वेंस हमें पता है. ठीक है, अगर बाय द वे कि इसमें से मैं एक ले लेती हूँ, ठीक है ना, ये मैं एक ले लेती हूँ. क्या लिया मैंने, ये एक ले लिया. ठीक है, इधर को कहीं जरूरत पड़ता है तो ये उसको अनवाइंड भी करता है, खोलता भी है. ठीक है, अब खुलेगा ही खुलेगा. अगर हमें कोई नया ट्रेड डालना है तो हम उस जगह को अनवाइंड करेंगे ना, खोलेंगे ना, जगह बनाएंगे, तभी तो जाकर के उसमें नया ट्रेड जाएगा. ठीक है, तो वहां पे जो है ये मैसेंजर आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा. इसीलिए कहते हैं मैसेंजर आरएनए के बगैर डीएनए का कोई भी अस्तित्व नहीं है. माना कि इसकी एक स्ट्रैंड, ये वाली स्ट्रैंड का हमें बेस पेयर हमें दे रखे. इसमें ए दे दिया, इसमें टी है, इसमें जी है, इसमें सी है, फिर सी मान लो, फिर जी मान लो, फिर ए मान लो, ये दे दिया. तो अब हमें पता है कि ए के साथ ये जो दूसरी मैसेंजर आरएनए की आ रही है ना, वो स्ट्रैंड आ रही, ये क्या करेगी, आपका ए के साथ इसको पता है, ए के साथ क्या लगना है, ये तो हमेशा याद रखना, ATGC हमेशा याद रखना. डीएनए के केस में, अभी आरएनए के केस में ये टी की जगह यू हो जाता है, बस इतना ही अंतर है. तो ए है, ए के साथ क्या जुड़ता है पता है, तो आरएनए मैसेंजर आरएनए इसमें टी जोड़ेगा. ठीक है, टी है, टी के साथ क्या जुड़ता है, ए जुड़ता है, तो मैसेंजर आरएनए यहाँ पे ए जोड़ेगा. जी है, जी के साथ क्या जुड़ता है, सी जुड़ता है, तो जी के साथ यहाँ पे मैसेंजर आरएनए सी बनाएगा. ठीक है ना, और सी के साथ यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जी बना देगा. सी है तो फिर से जी, जी है तो इस साइड को सी, ए है तो इस साइड को टी. तो इसीलिए कहते हैं इसको, तभी कहते हैं एक के पैरेलल दूसरी चलती रहती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री. तो तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग पता होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि डीएनए की ही कॉपी है. क्या है, एक डीएनए इसी डीएनए की कॉपी है. किसने बनाई है, मैसेंजर आरएनए ने बनाई है. किसने बनाई है बेटा, मैसेंजर आरएनए ने. बस इस चीज को अपने दिमाग में बना लो. ठीक है, जब हम डीएनए चैप्टर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें अपने माइंड की जो पिक्चराइजेशन है उसको इस टाइप से बनाना चाहिए. ये जो फिगर है ना, ये जो डायग्राम होता है, डीएनए होता किस टाइप का, ये आपके दिमाग में फीड होना चाहिए. तो जब भी आप करें, अच्छा ये खुल रहा है, ये खुलेगा, यहाँ से मैसेंजर आ रहा है, एक इमेजिनरी अपने माइंड में बनाइए पिक्चर. ठीक है, समझने में आसानी होती है. मैं कोशिश करूंगी, मैंने सोचा कि मैं क्ले से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगी किस टाइप से ये चीजें होती हैं. आपके बहुत सारे टॉपिक अभी इसी से रिलेटेड आने हैं. तो यही कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग समझ गए ना, डीएनए की ही वो नकल है. ठीक है ना, मेड बाय मैसेंजर आरएनए ने बनाई है. किसने बनाई है, मैसेंजर आरएनए ने. ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है. तो बेस पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. और इसी में इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी मैंने आपको समझा दी कि अगर एक के हमें सीक्वेंस पता है तो दूसरे के सीक्वेंस हमें पता चल जाते हैं. मैसेंजर आरएनए बना लेता है आराम से. ठीक है, तो चलो ये तो हमारा हो गया बेटा आपका बेस पेयरिंग की प्रॉपर्टीज के बारे में. दिस वी स्टार्टेड. ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट मेन चीज पढ़ते हैं, डीएनए के फीचर्स, डीएनए के कैरेक्टर्स की अगर बात करते हैं कि डीएनए क्या है, उसकी क्या विशेषता है. डबल स्ट्रैंडेड होता है, मैंने बता दिया.
ठीक है ना, एक इस टाइप से है तो दूसरा इस टाइप से होगा, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। उसके अलावा क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से बना होता है, एक ये हो गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ये वाली हो गई, ठीक है ना, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई ये। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन में मैंने आपको बताए थे क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपका शुगर एंड फॉस्फेट की इसकी बैकबोन है, क्या है, शुगर एंड फॉस्फेट की इसकी क्या बनती है, बैकबोन बनती है, रीढ़ की हड्डी बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बगैर इसके बेस पेयर कहाँ कनेक्ट होंगे, बीच में क्या होते हैं आपके बेस पेयर्स होते हैं, क्या होते हैं बेस पेयर्स। तो तीन चीजें मिलकर बेस पेयर हो गया, शुगर हो गया, फॉस्फेट मिलकर के आपका क्या बनाता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दूसरे के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, तो डीएनए किसका बना होता है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, तभी इसको डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं। एंटी पैरेलल मैंने बोला था, देखिए एक 5 से अगर रन कर रही है तो उसका फाइनल नीचे कहाँ जाएगा, 3 एंड जाएगा, और ये 5 एंड है तो इसके पैरेलल वाली 3 एंड होगी, ये 3 एंड है तो इसके बगल वाली 5 एंड होगी। तो ये एंटी पैरेलल, एक ऐसे चल रही है तो दूसरी ऐसे चल रही है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटी पोलर होते हैं। बेस पेयर मैंने आपको बता दिए हैं, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रो बॉन्ड से, ये भी समझा चुकी हूँ। बहुत बारी चीजें इतनी बार रिपीट होती हैं, ये हर सीक्वेंस में रिपीट होती जाएंगी, तो आपको फाइनल होने तक बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाता है। और ये जो दो चेन आपस में कॉइल हो रही है ना, इनका फैशन किस टाइप से होता है, राइट हैंडेड फैशन। कैसे होता है, राइट हैंडेड, राइट हैंड की साइड से जाते हुए लिपटती हैं, ठीक है ना, राइट हैंड से लेफ्ट की जाएंगी फिर राइट की ओर जाएंगे, इस टाइप से, तो इसलिए इसको राइट हैंडेड फैशन कहते हैं। अब एक और चीज तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है जो या तुम्हें आनी ही आनी चाहिए, क्या है बेटा वो, कि तुम्हारा जो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है ना, जो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है तुम्हारा, 0.34 नैनोमीटर। कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर। ये याद रखना है इस फिगर को, ठीक है, ये कभी, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लाइक भी क्वेश्चन है बेटा, आना चाहिए आपको। अगर मैं इसी को 0.34 नैनोमीटर को ऐसे लिखूं तो 0.34 इंटू 10⁻⁹ एम मीटर हो जाएगा, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो। अच्छा ये हो गया। और एक और नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया कि एक वाले में, एक इसमें कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, कितने होते हैं, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, कितने होते हैं, 10 होते हैं एक में। तो अगर हमें पता चल जाए कि ये टोटल ये कितने हैं, तो भी हम डीएनए की लंबाई को एस्टिमेट कर सकते हैं ना बेटा, तो भी हम डीएनए की लंबाई को, अभी देखिए लेंथ वाला ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, 10 बेस पेयर इन अ टर्न, एक टर्न में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, दिमाग में बैठाना। तो लेंथ अगर मुझे पूरी की पूरी निकालनी है, किसी भी डीएनए की लेंथ निकालनी है, तो क्या करूंगी मैं, डीएनए का लेंथ अगर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, कितने, पूरे के पूरे बेस पेयर कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू जो उनके बेस पेयर के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, ठीक है, तो इस ढंग से निकाला जाता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की दूरी, ठीक। तो अब हमें पता है जो ह्यूमन डीएनए है ना बेटा, इसकी जो आपकी टोटल नंबर, हमारे डीएनए में, ह्यूमन के डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, ये तो हमें वैसे भी पता होना चाहिए, अपनी बात हो रही है, ठीक है ना। तो ह्यूमन का डीएनए में आपका 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं ह्यूमन डीएनए में। अगर ये तो ह्यूमन का डिप्लॉइड केस में है, किस में है, डिप्लॉइड केस में। इसी को अगर हैप्लॉइड केस में कह दिया जाए या क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए बताइए कितना होगा, आप इसका डबल कर दो, 3.3 कर दो, ठीक है ना, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा, समझ गया बेटा। तो ये टोटल करके देखिए, अगर लेंथ ऑफ डीएनए और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर जब हमने करा, तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर टोटल बेस पेयर होते हैं हमारे ह्यूमन में। और ये जो होता है हमें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें पता है 0.34 इंटू 10⁹ मीटर, ठीक है, माइनस है, तो इसका टोटल जब हमने निकाला तो इसका कितना निकला, 2.2 मीटर। अब आप सोचो 1 मीटर कपड़ा करीब करीब इतना होता है, तो इतना इसका डबल हमारा डीएनए होता है, ठीक है ना। अब इतना लंबा डीएनए भैया पैक कैसे होता होगा, पैक करने की भी उसकी एक स्पेशल टेक्निक है, ठीक है। तो हमने इतना समझ के है, ये आपको क्लियर हो गया होगा डीएनए के फीचर्स। एक क्विक आपका फाइनल रिवीजन फिर बताती हूँ। अब हम इसमें पैक कैसे करते हैं, देखो डीएनए का नेचर समझो, डीएनए क्या है आपका, नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्या होता है, एसिडिक इन नेचर बताया था, और चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो डीएनए हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज को
को पकड़ना है, अगर हमें किसी चीज़ के साथ पैक करना है तो भैया उसको पॉजिटिवली चार्ज होना पड़ेगा, तभी तो दोनों चीज़ें चिपकेंगे आपस में, माइनस एंड प्लस आपस में चिपकेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव जो हम, अगर मैं अपने प्रोकैरियोट्स की बात करती हूँ तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बेटा कि कुछ प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं जो इस नेगेटिव वाले डीएनए के कंटेंट को पैक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रीजन्स को जहाँ पे ये डीएनए के साथ डीएनए पैक होता है, ऐसे रीजन्स को प्रोकैरियोट्स की बॉडी में क्या कहते हैं, न्यूक्लियड कहते हैं, क्योंकि उनके पास तो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है ना बेटा, फिर भी फैला नहीं रहता है, पता है उनका डीएनए, वो डीएनए फिर भी ऑर्गेनाइज रहता है, न्यूक्लियड नाम का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। पर अगर हम अपने यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट तो भैया हम लोग तो एडवांस है ना, हमारे पास तो सब कुछ अच्छी तरह से, हमारी बॉडी में न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटीन्स बनाने के लिए राइबोसोम्स हैं, हमारे पास तो हर चीज़ है, पैक करने के लिए गोल्गी अपैरेटस है, आप लोगों ने बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ा है क्लास 9 में इन सब चीज़ों को। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इनका पूरा सेट होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अब 2.2 मीटर डीएनए को पैक करना है तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो उनको हम कहते हैं हिस्टोमर। क्या कहते हैं, हिस्टोमर, याद रखना हिस्टोन्स। अगर ये हिस्टोन्स 8 हिस्टोन आपस में मिल जाए तो ऑक्टामर कहते हैं इनको। आपको पता है 8 यूनिट का ऑक्टामर बनता है ना, 5 यूनिट का पेंटा, 6 का हेक्सा, ठीक है, 7 का सेप्टा, 8 का हेक्टा बनता है ना, तो ये क्या क्या ऑक्टा बनता है, सॉरी, तो ऑक्टामीटर कहलाएगा, 8 का क्या कहलाएगा, ऑक्टामीटर। तो 8 यूनिट्स का जो होता है उसको हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि यूकैरियोट्स के डीएनए को बांधने के लिए जो पॉजिटिव चीज है वो है आपकी हिस्टोन कहलाती है। क्या कहलाती है वो, आपकी हिस्टोन। अगर मैं इस चीज को आपको समझाना चाहूँ तो देखो, किसी भी चीज में माइनस चार्ज आएगा कि प्लस चार्ज आएगा, ये डिपेंड करता है कि जो उसकी साइड चेंज होती है उसमें जो एमिनो एसिड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अभी एमिनो एसिड भी पढ़ोगे, प्रोटीन के ही अंडर ये सब चीजें आती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हिस्टोन ओवरऑल, जो मैं हिस्टोन बोल रही हूँ इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज क्यों बोला है, क्योंकि ये जो हिस्टोन होता है ना, जो इसकी जो साइड चेन्स होती हैं इसमें पॉजिटिवली चार्ज चीजें होती हैं ज्यादातर, ठीक है ना। पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स इससे कनेक्टेड रहते हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स क्या हैं, उनके नाम क्या है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। पता रहना चाहिए आपको, कोई पूछ सकता है, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिस्टोन के पॉजिटिव होने का रीजन क्या है, बिकॉज उसकी साइड चेन्स में आर्जिनिन एंड लाइसिन नाम के जो एमिनो एसिड्स हैं उनकी अधिकता पाई जाती है। दैट्स ऑल। वो ओवरऑल में क्या देते हैं, उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये क्या है, एक हिस्टोन है, क्या है ये, एक हिस्टोन है। अब इसमें पूरा का पूरा साइड चेन्स में इसकी आर्जिनिन और लाइसिन होने की वजह से इसमें क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके बाद गोला है, इसके बाहर लिपटा हुआ है आपका डीएनए। क्या लिपटा है, डीएनए, उनका गोला जैसा हिस्टोन, उसके बाहर क्या लिपटा हुआ है, पूरा आपका 2.2 मीटर करीब करीब डीएनए। तो इसके बाहर हमने क्या लपेट दिया, ये डीएनए लपेट दिया। क्या लपेटा है, डीएनए। तो इस टाइप से डीएनए पैक होता है, ठीक है। अब इसमें पैक करने में प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, इस चीज को आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका मैंने आपको समझा दिया ऑक्टोन वाला। अब ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर बोल रही हूँ ना, ये एक बीच में हिस्टोन है, हिस्टोन के बाहर जो आपका डीएनए, इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, पता होना चाहिए, ठीक है। अब न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है ना बेटा, आपका ये थ्रेड लाइक, ये धागे नुमा एक स्टेन्ड बॉडी होती है, यानी कि उसमें हल्का सा रंग रहता है, क्योंकि अगर स्टेन नहीं होता तो हमें दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है। तो जब इसको और अच्छी तरह से न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को और अच्छी तरह से बारीकी से देखा गया, माइक्रोस्कोप में देखा गया होगा, तो उस समय क्या दिखे, ये थ्रेड लाइक चीजें दिखी। क्या दिखी, थ्रेड लाइक। और थ्रेड भी ऐसा थोड़ी, थ्रेड भी पूरा कॉइल्ड तरीके से, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, पूरा कॉइल। और इसमें क्या देखे, मोती जैसे दाने दिखे। क्या दिखे, मोती के जैसे दाने, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे क्या कहलाए हैं, ये जो आप रेशा 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 देख रहे हो ना बेटा, ये जो रेशा है आपका, ये है क्रोमेटिन फाइबर। क्या कहते हैं इसको, क्रोमेटिन कहते हैं। ये जो रेशा है ना धागा जैसा, ये आपका क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है। और उसके अलावा ये आपका टोटल ओवरऑल में स्टेन्ड, थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी जो न्यूक्लियस में दिखाई देती है, उसको आप क्या कहोगे, अपना न्यूक्लियोसोम, ठीक है ना। और उसमें आपकी ये स्टेन्ड बॉडी जो है, ये आपकी ये न्यूक्लियोसोम हो गई, और ये
बीच में क्रोमेटिन जो होते हैं इसकी तरह लगे रहते हैं। किसकी तरह लगे रहते हैं? दानों की तरह। किसकी तरह लगे रहते हैं? दानों की तरह, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये चीजें पढ़ा होगा कि किस टाइप से ये चीजें, न्यूक्लियोसोम का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, आप लोगों की बुक में भी है। एक बार मैं आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक का रेफरेंस आपको देती हूँ बेटा, ओके, सो दैट आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सके। थोड़ा सा बुक के डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहीं कहीं पे, तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड, वो आपको आना चाहिए। ठीक, ये देखिए आपकी एक पिक्चर बनी हुई है, ठीक है ना, ये आपकी पिक्चर बनी हुई है ना, ये दिस टाइप, ये बने हैं कि नहीं बने? तो ये जो आपके टोटल ये पूरे के पूरे धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा? धागे नुमा स्ट्रक्चर, फैला फैला सा, दैट इज क्रोमेटिन। और जो बीच बीच में आपके दाने नुमा है उसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको समझ लो। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन क्या है बेटा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और उसमें जो बीड्स जैसी दिख रही है वो क्या है? आपकी न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। अच्छी तरह से इस लाइन को आप समझ लीजिए। अब देखो, हम बोल रहे हैं कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ठीक है, इसको फर्दर पैक भी करना होता है, इसको भी इसमें भी एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो वो एडिशनल सेट यानी कि एक्स्ट्रा प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, तो उसको नॉन, क्योंकि वो हिस्टोन से अलग है। क्या है वो? हिस्टोन से अलग, तो उनको क्या कहेंगे हम? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है बेटा, इसके लिए अब वो रीजन, इसमें दो टर्म्स और समझने की जरूरत है आपको। एक जगह तो क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन क्या होता है आपका? लूजली पैक्ड होता है। कैसा रहता है? लूजली पैक्ड। मैंने कहा ना, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो कहीं कहीं पे वो लूजली, उनका गोला बहुत लूज ढंग से पैक्ड है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम आपका लूजली पैक्ड है, ऐसे रीजन्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे इलाकों को हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। और ये ना कलर में लाइट नजर आएंगे। जब कोई चीज ज्यादा टाइटली किसी चीज से रैप्ड होती है तो उसका कलर डार्क होता है, और जो कोई चीज लूज टाइप से होती है तो उसका कलर हल्का होता है, ठीक है। तो ये जो यूक्रोमेटिन है आपका लाइट कलर होता है। इसका कैसा होगा? लाइट कलर। और यही आपका एक्टिव क्रोमेटिन का माना जाता है, ठीक है। इसी को एक्टिव क्रोमेटिन भी कहते हैं, जो काम करेगा, ठीक है, एक्चुअल में। वहीं पे वो कुछ रीजंस होते हैं जो डेंसली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा घने पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड है, ठीक है। ऐसे एरिया को आपके कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन बेसिकली आपका इनएक्टिव रीजन कहलाएगा, इनएक्टिव प्रोटीन्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने दो चीजें और बताई जो हेल्प करती हैं आपके पैकेजिंग में। हिस्टोन के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, जिनको हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम्स कहते हैं बेटा। और ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम हमारे दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होते हैं, लाइट कलर के होते हैं और एक्टिव होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, घने घने पैक होते हैं, और ये आपके डार्क कलर के होते हैं और आपके इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आज मैंने बेसिकली आपको क्या बताया? मैंने बेस पेयरिंग की प्रॉपर्टी बताई थी। बेसिकली दो ही होती हैं कि एक ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती है, ठीक है ना, डीएनए की एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनती है। उसके अलावा जो बेस पेयर्स होते हैं वो अगर हमें एक स्ट्रैंड का या पता है तो दूसरा स्ट्रैंड का मैसेंजर आरएनए इजीली अपने आप बना लेता है, ठीक है। हर चीज को देखो, मैं आपको लास्ट में ये क्यों बताती हूँ, इसका भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक क्विक, बहुत जल्दी क्विक ग्लांस कहते हैं ना, फटाफट से उसको दिमाग में बैठा दें। इसको दिमाग में बैठाओ, दिमाग से पढ़ना शुरू करो बच्चे, ठीक है ना। जब आप दिमाग से पढ़ना शुरू करेंगे, फिजिकली के साथ आपका मेंटल प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है। जब आपको मैं पढ़ा रही हूँ या आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। हमेशा ध्यान दीजिए, वैसे भी आप 12th में पहुंच चुके हैं, आगे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है, हर चीज़ को अच्छी तरह से समझना आना चाहिए बेटा। समझ के पढ़ी हुई चीज़ें लंबे समय तक हमारे ब्रेन में परसिस्ट करती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। डीएनए क्या था? अपने आप से अपने दिमाग से बोलना शुरू करिए मेरे साथ। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड बनाता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बनी हुई है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हुई। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ, इसलिए आप लोग समझिए। एंटी पैरेलल होती है, एक ऊपर से नीचे को जा रही है, दूसरी नीचे से ऊपर को आ रही है। एक का 5 एंड है तो एक का 3 एंड है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा बेस पेयर का सीक्वेंस। ये रहता है, एक हमेशा टी से जुड़ता है, जी हमेशा सी से जुड़ता है। फुल फॉर्म आपको बताए गए हैं, ठीक है। ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल रहते हैं। इनके दो बेस पेयर के बीच की दूरी जो होती है वो 0.04 × 10⁻⁹ नैनोमीटर होती है।
और 10 बेस एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अगर हमें लेंथ निकालनी है डीएनए की तो हम टोटल कितने बेस पेयर हैं और बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगी लेंथ ऑफ डीएनए। हमारा ह्यूमन डीएनए 2.2 मीटर होता है, ओके। फिर हमने पढ़ा था ये पैक कैसे होता है। डीएनए क्योंकि आपका नेचर वाइज तो एसिडिक होता है पर चार्ज वाइज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने की वजह से हमें एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन चाहिए जो हमारा हिस्टोन है, ठीक है। हिस्टोन के बाहर जो है हमारा पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप रहता है। अब रैप करने के लिए इसको कुछ एडिशनल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम कहते हैं। अब वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे क्रोमोसोमल प्रोटीन्स वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन हमारा लूजली पैक्ड होता है, लाइट कलर का होता है इसलिए एक्टिव भी माना जाता है। वहीं पे हेट्रोक्रोमेटिन हमारा डेंसली पैक्ड होता है और आपका डार्क कलर का होता है और इनएक्टिव कहलाता है, ओके। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा, दैट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। बोर्ड एग्जाम्स में आता भी है और इसी से फिर रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का हल्का सा बता देती हूँ। उन्होंने रैट पे किया था और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स निकले थे, फिर उनके एक्सपेरिमेंट को फर्दर और साइंटिस्ट ने आगे बढ़ाया और फिर पता किया कि भैया क्यों हम जेनेटिक मटेरियल डीएनए मानते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। सो मेंटेन योर इंटरेस्ट को अपने बनाए रखिए और साथ में अच्छी तरह से पढ़िए। मैं बहुत शॉर्ट देती हूँ आप लोगों को, लंबा इसलिए नहीं देती कि मुझे पता है बच्चों की अपनी एक बैठने की क्षमता होती है, हालांकि इस क्लास में आपकी ये क्षमता बढ़नी चाहिए, ओके बेटा। सो अगर आप लोगों को पसंद आती है सो ऑलवेज रिस्पॉन्स, ओके बेटा।